उपसभापति महोदय स्वाधीनता के बाद बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज बहुत से लोगों के पास पहनने के लिए अधिक अच्छे वस्त्र और खाने के लिए बेहतर वस्तुएं हैं। हम किसी भी क्षेत्र में गरीबी का आकलन कैसे करते हैं? हमें उसका आकलन उस क्षेत्र में पाई जाने वाली पहले की परिस्थितियों की तुलना में करना चाहिए। क्या किसी माननीय सदस्य का यह कहना है कि राजस्थान या मध्य प्रदेश या उड़ीसा में गत वर्षों में जो कुछ किया गया वह उससे बहुत कम है, जो राज्य रजवाड़ों ने प्रायः 100 वर्षों में किया था। फिर भी तथ्य यह है कि गरीबी अभी भी पाई जाती है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास मूल ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं हैं। साथ ही लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और हमारी विकास योजनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ज़रूरतों में भी वृद्धि होती जाएगी। माननीय सदस्य ने हमारी गरीबी के खिलाफ लड़ाई का जिक्र व्यंग्य के रूप में किया, लेकिन यह उनके चुनाव घोषणा पत्र का शीर्षक था। जनसंघ के घोषणा पत्र की चमक दमक की तुलना में हमारा घोषणा पत्र कहीं ज़्यादा तथ्यपरक और ठोस समस्याओं से संबद्ध था। यह द्रष्टव्य था कि किसी प्रकार हमारी जनता ने विवेक का परिचय देते हुए जनसंघ के स्वर्ण मृग के प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखाया या चाशनीदार शब्दों में लिपटे स्वतंत्र पार्टी के जीर्ण आर्थिक सिद्धांतों से वह पथभ्रष्ट नहीं हुई। इस चुनाव से पहले हमारे यहाँ और भी आम चुनाव हो चुके हैं। हमारे कुछ उम्मीदवारों ने साइकिल को अपना चुनाव चिन्ह बनाया, कुछ ने नारियल के पेड़ या किसी अन्य वस्तु को। फिर भी वे चुनावों में विजयी रहे। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि यह अच्छा ही रहा कि हमने गाय और बछड़े को अपना चुनाव चिन्ह बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि वह धार्मिक चिन्ह नहीं था, बल्कि गांवों और कस्बों के लोगों की समृद्धि का प्रतीक था। लोगों ने विभिन्न दलों, चुनाव घोषणा पत्रों और कार्यों पर विजय के बाद ही अपना निर्णय दिया। मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य ने सरकारी नीतियों की लंबी आलोचना के दौरान कुछ केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र किया। केरल के प्रति न तो कोई जानबूझकर उपेक्षा की गई, न की जा सकती है। केरल हमारे देश का एक सबसे सुंदर भाग है, जिसकी अनेक समस्याएं भी हैं। यह सही है कि सूक्ष्म
उपकरण तथा फोटो रसायन के कारखाने जिन्हें हम वहाँ लगाने का विचार कर रहे थे स्थापित नहीं हुए हैं। लेकिन इसका कारण था कि पुनर्विचार करने पर यह पाया गया कि इन कारखानों के उत्पादों की मांग पर्याप्त नहीं थी। सरकार को औद्योगिक तथा अन्य कार्यक्रमों की लगातार पुनर्समीक्षा करते रहना होता है और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होता है। एक सदस्य ने एकाधिकारी वाणिज्य गृहों और उनमें से कुछ को नए लाइसेंस दिए जाने की चर्चा की। महोदय माननीय सदस्य रोडेशिया को लेकर ठीक ही उत्तेजित हैं। भारत सरकार पृथक हो जाने वाले शासन द्वारा अपने आप को गणराज्य घोषित करने के निर्णय को एकदम गैर कानूनी मानती है। सरकार रंगभेदी शासन के विरुद्ध विश्व समुदाय तथा अफ्रीकी राज्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को समर्थन देना जारी रखेगी। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस क्षेत्र के लिए किसी भी संविधान में एक बहुजातीय समाज में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। हमारा यह भी अभिमत है कि ऐसी विश्वव्यापी कार्रवाई समवेत होकर की जानी चाहिए जिससे बहुसंख्यक अफ्रीकियों के शासन से पूर्व स्वाधीनता नहीं के सिद्धांत पर आधारित रोडेशिया की स्वतंत्रता की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें। हमारे सामने आज मूल विषय है कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ती है, बल्कि यह है कि एक भारतवासी दूसरे के साथ कैसा रिश्ता बनाए रखेगा। क्या वह अपने सभी देशवासियों को समान समझेगा? क्या वह यह विश्वास पन पाएगा कि कुछ लोगों को अन्य लोगों से अधिकार मिले हुए हैं? अगर मतभेद है जो किसी भी समाज में हो सकते हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाएगा? हिंसा का सहारा लेकर या बातचीत से और समझबूझ के साथ? हमें जो कुछ विशेष मूल्य विरासत में मिले हैं वे भूतकाल के द्वारा नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे प्रशिक्षण द्वारा मिले हैं। मैं यहाँ यह पूरी तरह स्पष्ट कर दूं कि भारत का जो चित्र हमारे मन में है और जिन तरीकों के इस्तेमाल और उनके कार्यान्वयन के लिए कृत संकल्प हैं वे निश्चय ही वैसे नहीं हैं जैसे विपक्ष के माननीय सदस्यों और उनके दल के हैं। उन्होंने भारतीयकरण का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत की समस्याएं
अद्वितीय ढंग के भारतीय समाधान की अपेक्षा रखती हैं, जिसका आधार हमारी जीवन पद्धति, हमारा इतिहास और हमारी परंपराएं हों। इसलिए अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को अपने देश से प्यार हो और वह देशभक्त हो, तो इससे किसी को कोई भी विरोध नहीं हो सकता और मुझे निश्चय ही कोई विरोध नहीं है। इसके लिए भारतीयकरण की किसी विशेष अवधारणा की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उनका सिद्धांत इतना निर्दोष नहीं है। माननीय सदस्य किसी ऐसे उजागर नियम को प्रस्तुत करने के लिए अपनी शक्ति का क्षय नहीं करेंगे। उनका तथा उनके समान विचार रखने वालों का बहुत निश्चित उद्देश्य है। स्पष्ट है कि उन्होंने यह फैसला स्वयं करने का बीड़ा उठाया है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। यह मेरी समझ में बहुत ही घातक स्थिति है। जब कभी भी कोई समूह स्वयं यह निर्णय करने का निश्चय करता है कि कौन भारतीय है कौन नहीं, तो गड़बड़ी अवश्य ही पैदा होती है।